जरा एक ऐसे ऑफिस के बारे में सोचिए जहाँ स्टेशनरी के कैबिनेट पर ताला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा ऑफिस जहाँ मतलब लोगों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा हो। बिल्कुल, और जहाँ किसी को इस बात का डर नहीं है कि वो जो वाटर कूलर होता है ना या चाय की मशीन के पास उनके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। हाँ, और जहाँ कर्मचारियों को ये साबित करने के लिए ओवर टाइम नहीं करना पड़ता कि वो काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर इंसान अपने समय को एक बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी मानता है। अब सुनने में तो ये किसी कॉर्पोरेट फैंटेसी या कोई ख्याली दुनिया की कहानी लगती है ना। बिल्कुल, मतलब आज के टाइम में तो ये एक यूटोपिया जैसा ही लगता है। हाँ, तो आमतौर पर जब भी प्रोडक्टिविटी या ऑफिस कल्चर को बेहतर बनाने की बात होती है तो दिमाग में तुरंत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की किताबें या नए सॉफ्टवेयर टूल्स आने लगते हैं, या फिर वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआई जैसी चीजें। एग्जैक्टली, ऐसा लगता है जैसे दफ्तर कोई कॉर्पोरेट मशीन है जिसे बस थोड़ा और तेल देने की जरूरत है ताकि वो और तेजी से दौड़ सके। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर काम करने के तरीके को बहुत ही तकनीकी या मशीनी नजरिए से देखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई नियम बना दिया जाए या काम के घंटे बदल दिए जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई नया मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दो तो ऑफिस की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, लेकिन इंसान कोई मशीन तो है नहीं और इसीलिए केवल ये बाहरी नियम कभी भी एक बेहतरीन और सुरक्षित कार्यस्थल नहीं बना पाते। और यहीं पर आज के हमारे इस गहन अध्ययन की जो स्रोत सामग्री है वो एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है डिवाइन प्रोफेशनलिज्म, आधुनिक कार्यस्थल के लिए इस्लामिक नैतिकता। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। का गहराई से विश्लेषण करने का हमारा मुख्य मिशन इस बात की तह तक जाना है कि ईमानदारी, समय की पाबंदी और टीम वर्क जैसे जो बुनियादी उसूल हैं जिन्हें हम अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, वो आधुनिक कॉर्पोरेट जीवन की जटिलताओं में असल में कैसे लागू होते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है समझना। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये प्राचीन सिद्धांत आज के मॉडर्न ऑफिस के लिए इतने प्रासंगिक कैसे हो सकते हैं, मैं ये सोच रहा था। देखिए, इसकी प्रासंगिकता इस बात में छिपी है कि ये सामग्री सिर्फ काम कैसे करना है इस पर बात नहीं करती, बल्कि ये उस बुनियादी सवाल को टटोलती है कि काम क्यों करना है। अच्छा, मतलब सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि पर्पस। बिल्कुल, हम यहाँ केवल सतही तौर पर काम करने के तरीकों की बात नहीं कर रहे हैं। हम काम करने की नियत या जो इंटेंशन होता है उसे समझने वाले हैं। नियत, उसका मानसिक ढांचा क्या है, ये बात दफ्तर के पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। तो इसका मतलब है कि हमें शुरुआत इंसान के दिमाग और उसकी सोच से करनी होगी। जी बिल्कुल, जो हमें हमारी चर्चा के पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाता है, नियत और इबादत, यानी काम के पीछे का असली उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, इससे पहले कि हम दफ्तर के नियमों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि कोई इंसान रोज सुबह उठकर काम पर क्यों जा रहा है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, काम को इबादत यानी वर्शिप या पूजा की नियत से करना। ये विचार अपने आप में बहुत ही परिवर्तनकारी है, मैं ये कहूँगी। कैसे? इस्लाम में ये माना जाता है कि अगर नियत सही हो और काम जायज और नैतिक हो तो दफ्तर का रोजमर्रा का काम भी एक आध्यात्मिक कार्य बन जाता है। मतलब जो काम बाहर से देखने पर शायद बहुत ही साधारण और उबाऊ लगता हो, वो भी एक इबादत बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान फाइलें बना रहा है या कोडिंग कर रहा है या क्लाइंट से बात कर रहा है तो वो केवल अपना पेट पालने के लिए या अपने बॉस को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो एक उच्च नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है। उसका काम एक बड़े पर्पस से जुड़ गया है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के उदाहरण से समझाना चाहूँ तो सोचिए कि इंसान की नियत बिल्कुल एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस की तरह है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? बाहर से देखने पर दो लोग बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हो सकते हैं। मान लीजिए दोनों लोग एक ही दफ्तर में बैठकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। डेस्क भी अगल बगल हो सकती है। हाँ, लेकिन एक इंसान का बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी या प्रमोशन की चाहत पर चल रहा है, जो कि बहुत आम है। बिल्कुल आम है। वहीं जो दूसरा इंसान है उसका बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम इबादत, ईमानदारी और समाज की भलाई के उसूलों पर चल रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये नजरिया एक कर्मचारी की मानसिकता को असल जिंदगी में या मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे बदल देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब काम को इबादत मान लिया जाता है ना, तो बाहरी मॉनिटरिंग या जो दबाव होता है उसकी जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। जब कोई ये सोचता है कि उसका काम सिर्फ एक मैनेजर या बॉस नहीं देख रहा है बल्कि वो एक सर्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता के प्रति जवाबदेह है, तो उसकी प्रेरणा पूरी तरह से इंटरनल या आंतरिक हो जाती है। हाँ, क्योंकि ऊपर वाला तो हर जगह है। एग्जैक्टली, उसे हर वक्त चेक करने के लिए किसी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि व्यक्ति की प्रेरणा या उसका मोटिवेशन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसे कोई इनाम मिल रहा है या नहीं। बिल्कुल। और पता है इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा क्या है? क्या? इससे दफ्तर में काम का तनाव और जो बर्नआउट होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, बर्नआउट तो आज के टाइम में एक महामारी बन चुका है। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में लोग ऑफिस की राजनीति में या बॉस की नजरों में अच्छा बनने की होड़ में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेते हैं और दूसरों से आगे निकलने की जो अंधी दौड़ है वो भी। बिल्कुल, लेकिन जब किसी इंसान की नियत ये होती है
कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से एक आध्यात्मिक कर्तव्य समझकर कर रहा है, तो उसे एक अजीब सी मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि वो किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। सही कहा। उसकी संतुष्टि या उसका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आज बॉस ने उसकी तारीफ की या नहीं। उसका आत्मसम्मान उसके अपने काम की क्वालिटी और उसकी शुद्ध नीयत से जुड़ जाता है। ये तो काम को देखने का पूरा पैमाना ही बदल देता है। पूरी तरह से। एक विचार बनकर तो नहीं रह सकता ना। इसका असर असल जिंदगी में हमारी रोजमर्रा की आदतों पर भी तो दिखना चाहिए। जाहिर सी बात है। जैसे जब सुबह 7 बजे अलार्म बजता है और कोई सोचता है कि यार मैं 10 मिनट और सो लूं, दफ्तर थोड़ा लेट चला जाऊंगा, वहां ये विचार कैसे काम करता है? ये हमें व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और समय की पाबंदी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। शोध सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा कोई एडिशनल या अतिरिक्त गुण नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी शर्त है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, जिस काम के लिए किसी को रखा गया है उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाना और उसे जिम्मेदारी से पूरा करना उस इबादत वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा और प्रैक्टिकल परिणाम है। और जैसा कि श्रुत में बताया गया है, इसमें समय की पाबंदी या पंक्चुअलिटी की अहमियत सबसे ऊपर आती है। जी बिल्कुल। दफ्तर पहुंचना और वहां रहकर अपना समय काम को देना, ये व्यक्तिगत ईमानदारी का सबसे बड़ा पैमाना माना गया है। रुकिए, मुझे यहाँ एक उलझन है। बताइए। जब समय की पाबंदी और ईमानदारी की बात आती है तो मुझे आज की कॉर्पोरेट दुनिया की बहुत ही आम स्थिति याद आती है, जिसे टाइम थेफ्ट या समय की चोरी कहा जाता है। टाइम थेफ्ट, ये काफी चर्चा में रहता है। हाँ, मान लीजिए कोई कर्मचारी बहुत ही होशियार है और बहुत प्रोडक्टिव है। जो काम दूसरों को 8 घंटे में लगता है, वो उसे अपनी काबिलियत से 4 घंटे में ही निपटा लेता है। अच्छा। तो अगर वो बाकी के 4 घंटे दफ्तर में बैठकर यूट्यूब पर वीडियो देखता है या लंबे कॉफी ब्रेक लेता है या ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो क्या इसे इस्लामी नैतिक ढांचे में इसे भी बेईमानी माना जाएगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्योंकि बहुत से लोग तो यही तर्क देंगे कि भाई कंपनी को तो अपना आउटपुट मिल गया, मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, अब मैं बाकी समय कुछ भी करूं, इसमें गलत क्या है? देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध को असल में क्या मानते हैं। अच्छा। दफ्तर के समय की पाबंदी सिर्फ सुबह 9 बजे पंच इन करने और शाम को 5 बजे पंच आउट करने तक सीमित नहीं है, या फिर अपना एक टारगेट पूरा कर लेने तक। तो फिर ये क्या है? इस्लामी नैतिकता में ये समय एक अमानत है, यानी ट्रस्ट। अमानत मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको किसी ने बहुत ही भरोसे के साथ सौंपी हो और जिसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी हो। एकदम सही। जब कोई इंसान किसी कंपनी के साथ नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो मूल रूप से अपने समय और अपनी मेहनत के बदले एक वेतन तय करता है। तो जिस समय के लिए वेतन लिया जा रहा है, वो समय अब उस कर्मचारी की अपनी निजी संपत्ति नहीं रहा, वो कंपनी की अमानत बन गया है। ओ, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है ना? इसलिए उस पूरे समय में कंपनी के भले के लिए पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से काम करना ईमानदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मतलब सिर्फ आउटपुट जल्दी दे देना काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट केवल एक टास्क का नहीं था, वो उस पूरे समय का था। अगर कोई इंसान जानबूझकर उस समय को बर्बाद करता है, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में हो या बेवजह की गपशप में, तो वो उस अमानत में खयानत कर रहा है। यानी वो धोखा दे रहा है। हाँ, वो उस भरोसे को तोड़ रहा है जिसके लिए उसे पेमेंट दी जा रही है। अगर उसने काम जल्दी खत्म कर लिया है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कोई और काम मांगे या अपने स्किल्स को बढ़ाने में उस समय का उपयोग करे, जिससे अंततः कंपनी को ही फायदा हो। ये नजरिया तो आज के जो क्वाइट क्विटिंग वाला दौर चल रहा है ना, उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, क्वाइट क्विटिंग इसी मानसिकता का तो नतीजा है। हाँ, इसका मतलब है कि ईमानदारी सिर्फ दफ्तर के पैसे चुराने या कोई बड़ा गबन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समय को चुराना और काम में टालम टोल करना भी उतनी ही बड़ी बेईमानी है। बिल्कुल सही। और यही वो जगह है जहाँ वो नियत वाला सिद्धांत वापस पूरी ताकत से सामने आता है। वो बैकग्राउंड ओएस। हाँ, वही। अगर इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम सही है तो वो दिन के अंत में ये आत्मनिरीक्षण करेगा कि मैं जो सैलरी घर ले जा रहा हूँ, क्या वो पूरी तरह से हलाल है? क्या मैंने इस पैसे के लिए अपना 100% दिया है? एग्जैक्टली। ये सोच इंसान को बाहर से किसी नियम के थोपे जाने का इंतजार नहीं करने देती, बल्कि उसे खुद ब खुद जिम्मेदार बना देती है। ये तो बहुत ही पावरफुल थॉट है। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय दफ्तर में किसी वैक्यूम या शून्य में तो काम नहीं करता ना। जाहिर है, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। हाँ, इंसान का अपने काम और समय के प्रति व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होना एक बात है, लेकिन आज के टाइम में हर काम एक टीम के साथ होता है। जब एक व्यक्ति को अलग अलग मिजाज वाले सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तब ये नैतिकता कैसे टिकती है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए अब हम व्यक्तिगत आचरण से थोड़ा आगे बढ़कर सहकर्मियों के साथ व्यवहार, टीम वर्क और ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जी। स्रोत सामग्री में दूसरों के साथ अच्छे सलूक पर काफी जोर दिया गया है, खासकर हमारे बातचीत के तरीकों पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अकेला ईमानदार व्यक्ति भी ना एक खराब और टॉक्सिक माहौल में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। हाँ, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल। कार्यस्थल को एक सकारात्मक जगह बनाने के लिए आपसी सम्मान बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री में इस बात पर खास ध्यान खींचा गया है कि दफ्तर में गीबत यानी पीठ पीछे बुराई करने और झूठ बोलने से सख्ती से बचना चाहिए।
गीबत से बचना। हाँ, ये टीम वर्क की सबसे बड़ी शर्त मानी गई है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कम से कम आज के कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ से एक चुनौती पेश करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम सभी जानते हैं कि दफ्तर की गपशप या जो ऑफिस गॉसिप होती है वो तो एक बहुत ही आम बात है। कई लोग तो इसे सोशल ग्लू मानते हैं जिससे सहकर्मी आपस में जुड़ते हैं। ये तर्क अक्सर दिया जाता है ना? चाय के ब्रेक में बॉस की या किसी और कलीग की बुराई करना अक्सर अजनबियों को दोस्त बना देता है। एक तरह की बॉन्डिंग बन जाती है लोगों में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी के बारे में जो कह रहा है वो सच है, मतलब पूरी तरह से सच है, तो क्या वो फिर भी गीबत या पीठ पीछे बुराई के दायरे में आएगा? सच बोलने में क्या हर्ज है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो शोध सामग्री के अनुसार गीबत का असली मतलब ही यही है। मतलब सच बोलना भी गीबत है। हाँ, अगर वो पीठ पीछे बोला जा रहा है, किसी के पीठ पीछे उसकी कोई ऐसी सच्ची बात कहना जो अगर उसके सामने कही जाए तो उसे बुरी लगे या उसे चोट पहुंचे, वही तो गीबत है। अच्छा। अगर वो बात झूठी है तब तो वो सीधा सीधा आरोप या स्लैंडर है, जो कि एक बिल्कुल अलग और भी संगीन बात है। वो मतलब भली बात सच हो, लेकिन अगर वो किसी की पीठ पीछे कही जा रही है महज उसे नीचा दिखाने या मजाक उड़ाने के लिए, तो वो गीबत है और उसे गलत माना गया है। बिल्कुल। और इसके पीछे का विज्ञान और जो मनोविज्ञान है वो समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान कैसे? ऑफिस गॉसिप भले ही कुछ लोगों को कुछ पल के लिए एक दूसरे से जोड़ दे, लेकिन ये एक धीमे जहर की तरह है जो लंबे समय में पूरी टीम की नींव को खोखला कर देता है। वो कैसे? कल्पना कीजिए, जिस इंसान के साथ मिलके आज किसी तीसरे कॉलीग की बुराई कर रहे हैं, आपके अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में ये डर हमेशा बैठ जाएगा कि कल जब मैं नहीं होऊंगा तो ये इंसान किसी और के साथ मिलकर मेरी भी बुराई कर सकता है। ओह माय गॉड, ये तो सच में भरोसे को जड़ से खत्म करने वाली बात है ना? हाँ, आप कभी भी उस इंसान पर फिर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाएंगे। यही तो बात है। जब लोग दफ्तर में गीबत और झूठ से बचते हैं तो वे असल में एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का माहौल बनाते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ये टर्म आजकल बहुत सुनने को मिलता है एचआर की दुनिया में। जी। इंसान का दिमाग गॉसिप वाले माहौल में हमेशा एक खतरे के मोड में रहता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि कोई मुझे जज कर रहा है, लेकिन जब दफ्तर में पीठ पीछे बुराई न करने का उसूल सख्ती से लागू होता है तो दिमाग शांत होता है। और ये बात कितनी अहम है, आज के टाइम में दुनिया की हर बड़ी कंपनी लाखों करोड़ों रुपए इसी साइकोलॉजिकल सेफ्टी को अपनी टीमों में लागू करने के लिए खर्च कर रही है। बिल्कुल, वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। हाँ, क्योंकि जब लोगों को ये पता होता है कि उनके पीठ पीछे उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं रची जा रही है, कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है, तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। और उसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। एग्जैक्टली। वो अपने नए आइडियाज बेझिझक शेयर करते हैं, अपनी गलतियां मानने से नहीं डरते, और इस तरह एक मजबूत, इनोवेटिव और भरोसेमंद टीम का निर्माण होता है। सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे गैबत से बचने का एक इतना पुराना नैतिक उसूल आज के कॉर्पोरेट कल्चर की सबसे बड़ी और जटिल मनोवैज्ञानिक समस्या को इतनी आसानी से हल कर सकता है। एकदम सही। और यही वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है जो लोगों को खुलकर काम करने की आजादी देती है बिना किसी डर के। तो समय और व्यवहार की ईमानदारी के बाद अब हम शायद उस पहलू पर आते हैं जो किसी भी इंसान की नैतिकता की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होती है। पैसों की बात। हाँ, जब तक बात सिर्फ व्यवहार की थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बात पैसों की या निजी फायदों की आती है तब असलियत सामने आती है। बिल्कुल, पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। हाँ, और ये हमें हमारे अगले बिंदु पर ले जाता है, आर्थिक सीमाएं, मतलब हराम कमाई या गैर कानूनी कमाई और भ्रष्टाचार से दूरी। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि एक साफ सुथरा ऑफिस कल्चर तभी टिक सकता है जब वहाँ आर्थिक भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही ना हो। मैं सहमत हूँ। ये किसी भी स्वस्थ कार्यस्थल की रीढ़ की हड्डी है। स्रोत सामग्री में हराम कमाई और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने की बहुत सख्त हिदायत दी गई है। अगर काम की नींव ही बेईमानी के पैसे या गलत फायदों पर टिकी हो तो ऊपर चाहे जितने भी अच्छे उसूलों की बात कर ली जाए, सब बस एक दिखावा साबित होता है। यहाँ मैं फिर से एक आम धारणा को सामने लाना चाहूंगा। जी बताइए। अक्सर लोगों में एक कंफ्यूजन होता है। जब भी हम भ्रष्टाचार या करप्शन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत राजनेताओं के बड़े बड़े घोटाले या टेंडर पास कराने के लिए दी गई लाखों की रिश्वत या करोड़ों रुपयों के गबन की तस्वीरें आती हैं। हाँ, टीवी और न्यूज में तो यही सब दिखता है। बिल्कुल, लेकिन एक आम दफ्तर में एक छोटे से क्यूबिकल में काम करने वाले व्यक्ति के लिए इस भ्रष्टाचार का क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या दफ्तर के छोटे मोटे रिसोर्सेज, जैसे कभी कोई स्टेशनरी का सामान घर ले जाना, एक पेन या स्टेपलर उठा लेना, या फिर ऑफिस के प्रिंटर से अपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट के 100 पेज प्रिंट कर लेना, क्या ये भी इस हराम कमाई या भ्रष्टाचार के दायरे में आता है? बहुत से लोगों को ये नॉर्मल लगता है। हाँ, तो क्या ये पैमाना कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इस्लामिक नैतिकता में भ्रष्टाचार का पैमाना छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि वो जो उसूल है, जो सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, मतलब चोरी तो चोरी है। बिल्कुल। 1 रुपया चुराना और 1 करोड़ रुपया चुराना, दोनों ही मामलों में इंसान के अंदर की जो नैतिक दीवार टूटती है ना, जो ईमानदारी टूटती है, वो एक ही होती है। इसे आप ब्रोकन विंडोज थ्योरी की तरह समझ सकते हैं। ब्रोकन विंडोज थ्योरी यानी अगर छोटी चीजों को नजरअंदाज किया गया तो बड़ी गलतियों का रास्ता अपने आप खुल जाता है। एग्जैक्टली।
इसे ऐसे समझें कि जो चीज कंपनी की संपत्ति है, जिसे कंपनी ने केवल आधिकारिक काम के लिए उपलब्ध कराया है, उसका बिना परमिशन के निजी इस्तेमाल करना एक तरह की चोरी ही है। चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो। हाँ, भ्रष्टाचार और हराम कमाई से बचने की शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी चीजों से होती है। बात तो सही है। अगर कोई इंसान इन छोटी बातों में ईमानदार नहीं रह सकता, अगर वो एक पेन या प्रिंटर के कागज के लिए अपने उसूलों से समझौता कर सकता है, तो जरा सोचिए जब उसके सामने कोई बड़ा मौका आएगा या कोई बड़ा क्लाइंट रिश्वत की पेशकश करेगा, तो वो खुद को कैसे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसकी वो नैतिक दीवार तो पहले ही टूट चुकी है। बिल्कुल, उसकी प्रैक्टिस ही वही हो गई है। ये तो उस नियत और ईमानदारी का अंतिम और सबसे कड़ा परीक्षण है जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी। जी हाँ, ये लाइक इस चेक पॉइंट की तरह है कि क्या आपका वो इबादत वाला बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम सच में काम कर रहा है या वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब कोई इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि उसे अपनी हर कमाई और अपने हर निवाले का हिसाब देना है, तो वो उन चीजों से भी बचता है जो शायद कानूनी तौर पर पकड़ में ना आए, लेकिन नैतिक तौर पर गलत है। क्योंकि कानून तो हर जगह नहीं देख सकता ना। सही बात है। और इसी सोच से एक ऐसा समाज और ऐसा वर्क स्पेस बनता है जहां लोगों को एक दूसरे पर अंधा भरोसा होता है। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था ना, एक ऐसा दफ्तर जहां सच में स्टेशनरी के कैबिनेट में ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हम किसी यूटोपिया की बात कर रहे हैं, लेकिन स्रोत सामग्री का ये जो पूरा विश्लेषण है, ये साबित करता है कि ये सब पूरी तरह से प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है। बिल्कुल व्यवहारिक है, अगर नियत साफ हो। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सब तमाम बातों को समेटना चाहें, तो इसका मूल निष्कर्ष क्या निकलता है, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक है। इस्लामी नैतिकताएं, चाहे वो काम को इबादत समझने की नियत हो, या समय की पूरी पाबंदी और अमानत का एहसास हो, या फिर टीम के सदस्यों के साथ बिना किसी गीबत के अच्छा सलूक हो, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ हर स्तर पर जीरो टॉलरेंस हो, ये सारी बातें सिर्फ एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से अच्छा इंसान नहीं बनाती। तो और क्या करती हैं? ये आदतें पूरे कार्यस्थल के माहौल को बुनियादी तौर पर बदल देती हैं। जब काम को सिर्फ पेट पालने या पैसा कमाने का जरिया ना मानकर एक उच्च जिम्मेदारी समझा जाता है, तो इंसान के अंदर एक ऐसी प्रेरणा पैदा होती है जो किसी बाहरी नियम, सीसीटीवी कैमरे या बॉस के डर से कभी नहीं आ सकती। वो इंटरनल मोटिवेशन। बिल्कुल, ये नजरिया काम को एक बोझ नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का एक माध्यम बना देता है। और ये पूरे समाज के लिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। वो कैसे? लाइक एक ईमानदार और प्रेरित कर्मचारी एक बेहतर टीम बनाता है, एक भरोसेमंद टीम एक सफल कंपनी बनाती है, और ऐसी ही अच्छी कंपनियां मिलकर एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी शुरुआत इंसान के अंदर चल रहे उसी नियत वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से होती है। तो चलिए आज के इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से प्रेरणा लेते हुए जरा इस एक विचार पर गहराई से सोचिए। अब आज कॉर्पोरेट दुनिया में चारों तरफ तनाव है, बर्नआउट है और मेंटल हेल्थ की अनगिनत समस्याएं फैली हुई हैं। लोग संडे शाम से ही परेशान होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग सोमवार को ऑफिस जाने के नाम से खौफ खाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया की हर कंपनी, चाहे उनका बैकग्राउंड, इंडस्ट्री या विचारधारा कुछ भी हो, वो सिर्फ इस एक नियम को अपना ले कि दफ्तर में किसी की भी पीठ पीछे कोई बुराई नहीं होगी, कोई गीबत नहीं होगी। हाँ, और हर इंसान अपने काम के समय को एक पवित्र अमानत मानकर उसमें पूरी ईमानदारी बरतेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज कॉर्पोरेट दुनिया में जो बर्नआउट और मानसिक तनाव की ये जो महामारी फैली हुई है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी? ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर हम सभी को, चाहे हम किसी भी पेशे में हो, अपने स्तर पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।